बारे में। कार्टिलेज जो है ये बोन्स के कंपैरिजन में हार्ड नहीं होते हैं और फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, बोन्स क्या है, हार्ड है और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो हार्ड भी नहीं होते लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं बोन के कंपैरिजन में। इसके अंदर सेल्स होती हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। देखो जो ये हमने कार्टिलेज की स्ट्रक्चर बनाई है, इसकी जो कार्टिलेज की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ये बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे एक लेयर होती है सेल्स की। पेरिकॉन्ड्रियम है, इसके नीचे देखो एक मैंने लेयर बनाई है सेल्स की। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स बोलते हैं। इन कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स के पीछे ये सारी की सारी मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, लैक्यूने होते हैं और लैक्यूने के अंदर देखो ये जो है ये लैक्यूना है, इसके अंदर जो है वो सेल्स हैं जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलेंगे। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स हैं या कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, इन दोनों का काम क्या है, कार्टिलेज की फॉर्मेशन करना। किसकी फॉर्मेशन करवाती है, ये कार्टिलेज की फॉर्मेशन कराती है। यानी कार्टिलेज को कौन बनाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स और कॉन्ड्रोप्लास्ट सेल्स दोनों मिलकर बनाती हैं। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं उनके वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होते, देखो कैसे एक दूसरे बिखरी हुई है। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस ही इनके अंदर होता है। इसके अलावा इनके चारों तरफ एक फ्लूइड चैम्बर होता है जिसको हम लैक्यूने बोलते हैं। देखो मैंने अभी लैक्यूने बनाया, ये क्या हो गया, फ्लूइड चैम्बर है, ये क्या है, लैक्यूने है और लैक्यूने क्या है, एक फ्लूइड चैम्बर है। और इस चैम्बर के अंदर होती है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। अब जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये एक शुगर और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं। कार्टिलेज की जो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये एक शुगर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो है उसको सिक्रीट करती है जिसको हम कॉन्ड्रीन बोलते हैं। जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, लैक्यूने हैं और कॉन्ड्रीन। कॉन्ड्रीन देखो जो एलिमेंट है ये क्या है, कॉन्ड्रीन। कॉन्ड्रीन की सबको मिला के जो है वो मैट्रिक्स बन जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो कार्टिलेज है इनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत कम होती है और ब्लड सेल्स की सप्लाई भी कम होती है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है यानी इनके आर बार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट पेज होता है उसकी तरह ये वर्क करती हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो ईयर का पिन्ना है उसके अंदर, नोज टिप के अंदर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिक कवरिंग होती है। ट्रैकिया के अंदर जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, लैरिंक्स के अंदर जैसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क जो हमारी डिस्क है, जैसे ये क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से डिस्क है, ये एक वर्टिब्री ये होगी, दूसरी वर्टिब्री ये होगी, ये वर्टिब्री है, इनके बीच में इस तरह से एक डिस्क है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, यहाँ प्रेजेंट होंगी। बहुत सारी बोन्स की जो टिप है वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसी फिशेज जो सिर्फ कार्टिलेज की बनी होती है जैसे शार्क। अब ये काम क्या करते हैं कार्टिलेज, सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं, ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी दो वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करती है, हमारी वर्टिब्री के ऊपर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस गिर रहा है उस स्ट्रेस से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा जैसे बोन्स थी, बोन्स क्या कर रही थी, एंडोस्केलेटन बना रही थी, लेकिन वो कैसा एंडोस्केलेटन बना रही थी, हार्ड एंडोस्केलेटन बना रही थी। उसके अपोजिट में कार्टिलेज क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी का सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, मैंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है कुशन का काम करेगी, स्ट्रेस के अगेंस्ट, स्ट्रेस से हमें बचाएगी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाती है हमारी बॉडी का, और हमारे बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट है उनको क्या प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद इसके अलावा ये क्या करता है, जो बोन्स है, मैंने अभी बताया कि बोन्स की बहुत सारे बोन्स की जो टिप है, जैसे मान लो ये बोन है, इसकी ये जो टिप है वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज की बनी की होती है, किस चीज में हेल्प करेगी, मान लो ये एक बोन है, ये दो बोन है, ये दोनों क्या हो गई, बोन्स हो गई, और ये आपस में क्या है, ज्वाइंट बना रही
कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आज हमने यहाँ पर अभी तक बोन्स, कार्टिलेज, सारा एलुलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और ये सारे हमने पढ़ लिया है। इसमें हम अभी नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो वेस्कुलर टिश्यूज। आप इसको इतनी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट इसी में करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे? जो फ्लूइड होते होंगे, यानी ट्रांसपोर्ट का करने का काम करेंगे, इनको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या है? मोबाइल है। मोबाइल का मतलब मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं बॉडी के एक सेल से दूसरी सेल तक, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं एनिमल्स के अंदर। या देखो जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू किए थे हमने, उसमें वेस्कुलर बंडल्स थे, जैसे जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम एंड फिलोएम जो थे वो क्या करते? ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे थे। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो दो होंगे, लिम्फ एंड ब्लड, और इसलिए और इनकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? फ्लूइड स्टेट के अंदर होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहला जो वेस्कुलर टिश्यू है ब्लड, उसके बारे में। तो ब्लड है ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ये रेड कलर का होता है और विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या है? यहाँ पर गाढ़ा होता है, रेड कलर का है, गाढ़ा है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो वाटरी होती है, यानी वाटर ज़्यादा मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा इसकी मैट्रिक्स में, और इसके अंदर जो सेल है वो फ्लोट करती रहती है मैट्रिक्स के अंदर। इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है। देखो इसके दो कलर होंगे, एक तो ब्राइट रेड और एक पर्पल। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट हाई होगी, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट हाई होगी तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी इसको हम प्योर ब्लड कहेंगे। और पर्पल कलर कब होगा? जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि जब उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? लो होगी, और CO2 की अमाउंट क्या होगी? हाई होगी, और उसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। इसके अलावा जो ब्लड है वो एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन का मतलब क्या है? ये बेसिक होता है। बेसिक का मतलब क्या? बेस होता है इसके अंदर ज्यादा। इसका जो pH है वो 7.4 होता है। स्टिकी है। स्टिकी का मतलब क्या है? चिपचिपा है। जब ब्लड फ्लो करता है, जैसे बाहर कोई कट लग जाता है बॉडी पर, कोई इंजरी हो जाती है, तो देख जब हम उस पर फिंगर लगाते हैं तो हमें स्टिकीनेस फील होती है, चिपचिपा फील होता है। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, जैसे आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर। ह्यूमन, अगर हम अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर 5.5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के, एक है प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। ब्लड का जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा बनाता है, और जो रिमेनिंग 45% पार्ट है वो ब्लड कार्पल्स बनाते हैं। जो प्लाज्मा है, अब हम पहला पार्ट करते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो है। पेल येलो का मतलब क्या है? वो हल्का सा येलो कलर का होता है। इसके अंदर 90 से 92% वाटर होता है, और 8 to 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है? जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेंस। ये सारी की सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें प्रेजेंट है? सोडियम एंड क्लोराइड आयंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा की। फंक्शन क्या क्या करता है प्लाज्मा? सबसे पहले तो इसके अंदर हमने यहाँ पढ़ा है कि क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजेंस क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। जैसे भी कोई इंजरी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद ब्लड जब फ्लो करना बंद हो जाता है और ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है, यानी उस क्लॉट को बनाने में कौन हेल्प कर रहे हैं? फाइब्रोजेंस हेल्प करते हैं। इसके अंदर इम्यूग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। इम्यूग्लोबिन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं? एंटीबॉडीज की तरह। एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन अगर एंटर कर जाता है तो उस एंटीजन को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये
ब्लड का जम जाना। और जो एंटी कोएगुलेशन है इसका मतलब क्या है, ब्लड को क्या नहीं करने दे रही है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रही है, यानी ब्लड को वो जमने नहीं दे रही है। तो एंटी कोएगुलेंट कौन सा है, ये बैरिन हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं होने देता है, एंटी कोएगुलेशन का काम करता है। इसमें हम आगे जब करेंगे ब्लड कार्पल्स, आप इसको नोट राइट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स की 3 टाइप है, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम करते हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पल्स। इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। जहां पर भी एरिथ्रो वर्ड आ जाएगा वो हमेशा आरबीसी से रिलेटेड होता है। जहां पर भी एरिथ्रो वर्ड आ जाएगा वो किससे रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो इसके नंबर की, तो ये पर ml ब्लड पर यानी 1 ml ब्लड पर 4.5 से 5 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बहुत छोटे होते हैं, बाई कनकेव होते हैं, यानी इसकी दोनों साइड कनकेव लेंस जैसी होंगी, डिस्क शेप होंगे। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो यंग सेल में प्रेजेंट होता है, यानी जब नई नई आरबीसीज बनती हैं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसीज ओल्ड होती जाती हैं तो न्यूक्लियस उनके अंदर क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। आरबीसीज का जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग होता है, जैसे कि ये ओवल शेप का हो सकता है, न्यूक्लिएटेड होता है, बाइकन्वेक्स होता है। ओवल शेप के अलावा ये स्फेरिकल शेप का हो सकता है। इस तरह से इसका जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग होता है। अब इसकी कहा कि जब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जैसे ही आरबीसीज जो है वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती हैं, ओल्डर होती जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। न्यूक्लियस के अब्सेंट की वजह से आरबीसीज जो है अपना सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर लेती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, गैस का एक्सचेंज कर सके। गैसेस एक्सचेंज का मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन को क्या कर सके, वो एक्सचेंज कर सके। अब जैसे ही न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट हो जाएगा तो जो आरबीसीज है वो डेड हो जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का है, यानी एक आरबीसीज ओनली 120 डेज ही क्या कर सकती है, लिविंग रह सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अब है बात आरबीसीज की प्रोडक्शन की, कि आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो ये रिब्स जो है उसकी बोन मैरो में, स्टर्नम की बोन मैरो में और वर्टिब्रेस की बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब जब आरबीसीज डेड हो जाती हैं तो वो कहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय होती हैं, तो स्प्लीन, यानी स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर जाके ये एक जगह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। रेड कलर, अब इसमें का जो आरबीसीज का कलर क्या है, रेड कलर है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसको हम Hb कहते हैं। Hb जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तभी कहते हैं कि आप Hb के अंदर अगर जैसे हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, तो वो यहीं पर बात बताते हैं। तो Hb जब ऑक्सीजन के, देखो Hb जो है वो दोनों गैस के साथ बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और CO2 के साथ भी, दोनों के साथ बाइंड हो सकता है। जब ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं, और जब ये CO2 के साथ बाइंड करता है तो इसको हम कार्बन हीमोग्लोबिन भी कह देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं आरबीसीज के फंक्शंस की। आरबीसीज जो मेन फंक्शन परफॉर्म करती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। लंग्स में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ Hb के साथ बाइंड हो जाती है और हर बॉडी की हर एक सेल तक वो पहुंच जाती है। उसमें हेल्प कौन करता है, आरबीसीज हेल्प करती हैं। इसी में हम आगे करेंगे WBCs एंड प्लेटलेट्स। आप इसको राइट डाउन कर लो।
आरबीसीज के कंपैरिजन में लार्ज होगा। इनकी जो शेप है या तो ये राउंडेड शेप के होंगे या जैसे अमीबा की शेप होती है वैसे होंगे। ये कलरलेस होंगे यानी व्हाइट कलर के होंगे, कलरलेस होंगे। इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की अब्सेंस की वजह से इनका ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखो जो न्यूक्लियस होगा ना उसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, लोब्स। लोब्स का मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है यहाँ से लोब होगी, फिर यहाँ से लोब होगी, ये लोब होगी, ये लोब होगी, ये लोब होगी, इस तरह से ये सारे क्या है, लोब्स हैं। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर लोब्स प्रेजेंट होंगी। इनका जो नंबर है वो 1 ml ब्लड पर 6000 से 8000 ml होता है। इनका लाइफ स्पैन आरबीसीज के कंपैरिजन में कम होता है, 4 टू मैक्सिमम 8 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं, ये बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स इनके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसीज के टाइप की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसीज 2 टाइप के होते हैं, एक है फेगोसाइट्स और दूसरा है इम्यूनोसाइट्स। पहले बात करते हैं हम फेगोसाइट्स की। फेगोसाइट्स की 2 टाइप होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। देखो भाई जो ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है, जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये एक तरह के लगा लो फेगोसाइट है, ये फेगोसाइट सेल है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके जो साइटोप्लाज्म है ये, इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स या फिर इनको हम साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कह देते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स और ये ग्रेन्यूल्स बहुत स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखो जिनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे, जिनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे वो एग्रेन्युलोसाइट्स हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप की। तो इसकी 3 टाइप है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स की 2 टाइप है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो पहले हम बात करते हैं कि जो फेगोसाइट है, फेगोसाइट का काम क्या है। ये फेगोसाइट क्या काम कर रही है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा बॉडी में उसको क्या करेगी, एंगल्फ करने का काम करेगी, उसको निगल लेंगी, एंगल्फ करेगी। उसके बाद जैसे ही बैक्टीरिया को एंगल्फ करेंगी उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस कर देगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर देगी। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते ही ये एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनके जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लोब्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मैंने बता ही दिया है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में बताया है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। अब हम जो ग्रेन्युलोसाइट्स की हमने 3 टाइप की थी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं ग्रेन्यूल्स, यानी जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। जबकि इओसिनोफिल्स के अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर एसिड फिल होता है, यानी इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। और बेसोफिल्स के अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, यानी ये ग्रेन्युलोसाइट्स बेसिक होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर इसके अंदर बहुत सारे लोब्स, इसके अंदर बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट
करना। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया को एंगल्फ किया गया तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि उस बैक्टीरिया के एंट्री से हमारी बॉडी में क्या होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, और वो एंटी हिस्टामिन का मतलब उस एलर्जी को कम करने के लिए कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। देखो यहाँ पर जो हिस्टामिन वर्ड है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है। कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होगी, और इस एलर्जी को कम करने के लिए, लो करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसके बाद बेसोफिल्स की ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। हिपेरिन का मतलब है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, ब्लड क्लॉटिंग ना करे वो, उसमें हिपेरिन प्रोड्यूस करेंगे। हिस्टामिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। हिस्टामिन्स को जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो एलर्जी के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो उस एलर्जी के लिए कौन प्रोड्यूस होगा, हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर हमने ग्रैनुलोसाइट्स की बात कर ली है, आगे हम एग्रेनुलोसाइट्स की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट्स में हम इनकी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें है ग्रैन्यूल्स हैं, ये मोनोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे और लिम्फोसाइट में भी क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप होगा, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज होगा और राउंडेड शेप का होगा। इनका लाइफ स्पान 3 to 4 डेज होता है, और इनका लाइफ स्पान 100 to 200 डेज का होता है। इनके जो नंबर है वो 100 से 700 पर ml ब्लड होता है। इनकी कंसंट्रेशन 3 to 7% होती है, इनकी 30 से 35% होती है। फंक्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं, और जो इंजरी, जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर जो सेल की डेब्रिश है, सेल का जो गार्बेज है, जो सेल रैप्चर हुई है, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये फ्लैट होंगी, स्मॉल होंगी, ओवल शेप की होंगी, राउंडेड इनका न्यूक्लियस होगा, कलरलेस होंगी, और न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होगा, कलरलेस होंगी, और इनकी शेप ओवल भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है, और ये फ्लैट भी हो सकती है। नंबर की बात करें तो पर ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में 0.15 से 0.45 मिलियन जो है ब्लड इसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। इनकी साइज की बात करें 223 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो ये किस चीज में हेल्प करती है, जब इंजरी लग जाती है, ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो करता है तो उस ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड करते हैं तो मेन फंक्शन क्या है ब्लड का, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को गैसेस एक्सचेंज करवाता है, CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये फूड की ऑक्सीडेशन के लिए, यानी फूड को जो लार्ज साइज का फूड है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ब्लड। इसके अलावा ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड से ही टिश्यू फ्लूइड बनता है, जिसकी वजह से टिश्यू क्या रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं। हमारी बॉडी में pH को रेगुलेट करता है और वाटर के बैलेंस को ये बनाकर रखता है। अब इसमें हमारा लास्ट वेस्कुलर जो रह गया है लिम्फ, वो अभी हम करेंगे। अब हम वेस्कुलर टिश्यूज का लास्ट पार्ट करेंगे, लिम्फ। ये पेल येलो यानी हल्के से येलो कलर का होगा। इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, WBCs प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर RBCs एंड प्लेटलेट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके अंदर ये टिश्यू फ्लूइड से बनता है। देखो हमने क्या बताया था, पढ़ा था पीछे, ब्लड से क्या बनता है, जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो वो बनाता है टिश्यू फ्लूइड, और जब टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करते हैं तो वो बनाता है लिम्फ। ये भी ब्लड से, जो टिश्यू फ्लूइड है वो ब्लड से फिल्टर आउट होगा, और यानी लिम्फ भी डायरेक्टली किससे फिल्टर्ड आउट है, ब्लड से फिल्टर्ड आउट है। ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल्स के जो स्पेसिस है उनमें प्रेजेंट होगा। इनके लिए, जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स थी, वैसे ही लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल्स होंगे, उसके अंदर फ्लो करेगा, कैपिलरीज के अंदर फ्लो करेगा। इसके फंक्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया वगैरह को, जितने भी फॉरेन पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करेगा,
हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देगा। ये टिश्यू से ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा। टिश्यू फ्लूइड से ब्लड तक ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ये हमारे ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज को भी क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है। यहाँ पर हमारा टिश्यूज का चैप्टर कंप्लीट होता है।